हाँ, एक किसका होता है प्रायिकता? निश्चित संख्या की। निश्चित संख्या। ठीक, यस सर। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट है, इसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, ये बताना है आपको। √13, 2√13, 5 या कौन सा? 13। चलिए देख लेते हैं क्या आया। यस सर, √13। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये होता है √x² प्लस y², है ना। ये फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी का। मूल बिंदु से दूरी। तो अभी मेरे पास जो क्वेश्चन था उसमें था 2 और -3, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर -3 था तो आपको पता होगा निगेटिव का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, तो ये 4 और 9 आ गया √13। ठीक, इसी क्वेश्चन में अगर एक और हम चीज़ ऐड कर दें कि इसका एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा। बिंदु था मेरे पास 2 और -3, इसका आपको बताना है एक्स अक्ष से दूरी, ये क्या होगा? -3 -3 होगा। दूरी माइनस में होता है, नहीं, प्लस +3, तो ये हो जाएगा +3। और अगर y अक्ष से दूरी बोलता तो 2 हो जाता है, उल्टा लेना हमेशा। अच्छा, एक इमेज वाला भी कॉन्सेप्ट हम लास्ट डे बताए थे, आप लोग में से बहुत लोग आए नहीं थे लास्ट डे, तो हम यहाँ पर फिर से बता देते हैं। प्रतिबिंब वाला कि अगर -2 और -3 का प्रतिबिंब हमको निकालना है, पता करना है, का प्रतिबिंब एक्स अक्ष के सापेक्ष, कोई बताइए क्या होगा? तीन क्वेश्चन आता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक मूल बिंदु। तो आंसर बताए आप लोग कि -2 और 3। पेन मेरा लगता है ज़्यादा खा पी लिया है, मोटा गया है बहुत। हाँ, तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपको बस इस एक्सिस के बारे में पता होगा ही कि ये पहला चतुर्थांश साइन होता है प्लस प्लस, दूसरे वाले का होता है माइनस प्लस, चूंकि एक्स इधर माइनस रहता है, वाई प्लस रहता है, फिर थर्ड वाले में माइनस माइनस, और फोर्थ वाले में प्लस माइनस। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 0। अब बस इसके हेल्प से हम लोग प्रतिबिंब निकाल लेंगे एकदम बिल्कुल सेकेंड में। बस आपको पता ये करना है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये किस चतुर्थांश में है, कोई बताइए किस चतुर्थांश में ये? 4। ये है आपका चौथा चतुर्थांश, बिल्कुल। ये मेरा है फोर्थ नंबर का चतुर्थांश में। तो अगर कोई बिंदु इस चतुर्थांश में है और यहाँ पर हम कह रहा है एक्स अक्ष के सापेक्ष, मतलब यहाँ पर अगर मिरर रख दें, है ना, अगर यहाँ पर हम लोग मिरर रख दें तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा इधर, जस्ट इसके सामने, ठीक है। और इसके सामने इसका साइन क्या होता है, दोनों प्लस होता है। तो अगर पूछता कि एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो दोनों का साइन हो जाएगा प्लस प्लस, मतलब कि 2 और 3, सिर्फ साइन चेंज करना है आपको। ये समझ में आया क्या? यस सर। होगा -2 और -3। हाँ, अब वाई अक्ष के देखना है, तो वाई अक्ष देखना है, इसका मतलब इस बार मेरा जो बिंदु है, बिंदु फिर से -2 3 यहीं पर है, ठीक है। और इस बार आईना हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जब आईना रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा इस अक्ष में, तो आंसर क्या हो जाएगा? -2 -3। -2 -2, बिल्कुल थी। और मूल बिंदु के सापेक्ष,
मूल बिंदु में क्या होगा, डायरेक्ट कोना कोनी भाग जाएगा, है ना। यह मूल बिंदु, तो मेरा बिंदु यहाँ था, है ना, पॉइंट, तो कूद के कहाँ जाएगा, इस वाले में। आंसर क्या हो जाएगा, -2 + 3। -2 + 3, मतलब सिर्फ साइन देखना है आपको, है ना, जो भी दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसका 13 आया था, इसमें तो हम लोग को पूरा लेना है, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करना है। अब दिया हुआ है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, इनमें से कौन सा सम संख्या का रूप, 2m 2m, बिल्कुल। 2m+1 किसका रूप है, 2m+1 किसका रूप है, विषम संख्या का। विषम संख्या, बहुत अच्छा। सम का होता है 2m+1 और विषम का या तो 2m+1 होगा या 2m-1 भी हो सकता है ना, +1 या -1। नेक्स्ट, ये है cosec 90 - थीटा इंटू साइन 90 - थीटा, है ना। तो इस क्वेश्चन को देख के यही नहीं बोलना है कि ये मेरा आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस से ही है। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। देखिए कैसे ये सिलेबस से ये बताते हैं, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा, इन ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है। तो अब थीटा की जगह पर कुछ भी रहे, है ना, इसकी जगह पर 30 डिग्री रहे, तो भी आंसर 1 ही आएगा। थीटा की जगह पर हम अगर लिख दे a और यहां भी लिख दे a, तो भी आंसर 1 आएगा। उसी तरह से अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें थीटा की जगह पर लिखा हुआ था 90 - समथिंग, है ना, मान लो 90 - थीटा कर दे, साइन 90 - थीटा, तो आंसर 1 होगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह से अपना सेक थीटा कॉसेक का रेसिप्रोकल, कॉस का होता है रेसिप्रोकल और टेन का होता है कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आ जाएगा 1। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। इसमें दिया हुआ यदि द्विघात समीकरण, आपके पास एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका मूल a और b है और इसका वैल्यू निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो पहले आप लोग बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। 1/2। 1/2। चलिए जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं बाकी लोग भी ट्राई कीजिएगा। x² + x - 2, x² - x + 2, यही था ना, नहीं प्लस सर प्लस का x था और माइनस का 2 था, ये 0 है। और इसका दिया हुआ है कि शून्यक है वो a और b है, हम लोग को निकालना है 1/a + 1/b, ठीक है। तो यहाँ सिंपली क्या करना है आपको, बस एक स्टेप सॉल्व करना है। एलसीएम लीजिएगा तो ए बी आ जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा b + a। तो अगर ऊपर आप देखिएगा तो ये आपका लिखा हुआ है शून्यकों का योग और नीचे लिखा हुआ है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे शून्यकों का योग तो बताइए जरा क्या आएगा, -1/1। -1/1, मतलब कि -1। और शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, -2। -2/1, मतलब कि -2। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू बस रख देंगे, ये हो गया -1, ये -2, कट के आ गया 1/2, है ना। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो इस तरह से आएगा। इसी क्वेश्चन को अगर 2 मार्क्स के लिए दिया जाएगा तो वहां पर क्वेश्चन होगा कि आपके पास कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा, सपोज करते हैं x² + 7x + 5 कोई द्विघात समीकरण है और इसका जो मूल है कह देगा कि मूल के
मूल के व्युत्क्रम का सम ज्ञात करें, व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। ठीक है, ये देगा क्वेश्चन में। तो व्युत्क्रम का योग का मतलब वही होता है, अगर मूल है मेरा अल्फा और बीटा, तो जब उसका व्युत्क्रम करेंगे तो वो हो जाएगा 1/अल्फा 1/बीटा, है ना। और उसका योग का मतलब इसमें प्लस कर देंगे। तो अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें डायरेक्ट ये लिख के दे दिया था, और अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो लैंग्वेज में देगा, आपको समझना पड़ेगा कि यही निकालना है। और इसका मतलब वही हो गया, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट्स यहाँ से निकालेंगे तो -7 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कि शून्यकों का गुणनफल तो हो जाएगा 5। 5। चलिए, तो यहाँ पर ये कहाँ गया, जीरो 9 2 8 5 9 6 5। ये आ गया था 1/2। नेक्स्ट अगले में बढ़ते हैं हम लोग। 1/√3, इनमें से किसका मान 1/√3 है, किसको पता है? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 10 कौन सा? 10 π/3। 10 π/6। पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब क्या होता है? एंगल में। यहाँ पर पाई रेडियन है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ये क्या है? रेडियन है। जैसे हम लोग दूरी को नापते हैं ना, कभी मीटर में नापते हैं, कभी किलोमीटर में नापते हैं, कभी सेंटीमीटर में नापते हैं, उसी तरह से जो एंगल होता है उसको हम लोग कभी डिग्री में नापते हैं और कभी रेडियन में नापते हैं। तो ये जो पाई है ना, वो रेडियन है, और वो होता है 180 के बराबर। तो अगर अभी मेरे पास दिया हुआ, जैसे भी बोले 10 π/, कितना लिखा हुआ था, 6 था, तो 10 π/6 अगर बोल रहा है, इसका मतलब हम क्वेश्चन निकालना है 180/6। ऐसो काटेंगे तो 6 3 जा, तो 1030, और 1030 का वैल्यू 1/√3। बिल्कुल सही जवाब था। 1/√3 किसका था? तो 10 π/6 का। ये क्वेश्चन हम इसीलिए दिए थे कि बस हम पाई के बारे में आपको बता पाए, है ना। बस आपको यही ध्यान रखना है, इसमें पाई का मतलब होता है 180, तो 180 से भाग दे दीजिएगा आराम से, तो ये आ जाएगा जो भी। 22/7 नहीं लिख दीजिएगा इसमें। 9th क्वेश्चन, सर्किल के केंद्र पर बना कोण कितना होता है? 360। 360। ये सब लोगों का सही था, आप लोगों का, है ना। क्विज में किसी का गलती नहीं था ये। इसको आगे बढ़ जाते हैं। दिया हुआ है 2a बराबर π/3, तो साइन a का वैल्यू क्या होगा? 2a बराबर π/3, तो साइन a का वैल्यू 1/2। चलिए, यहाँ से 2a बराबर π/3 दिया हुआ है ना। फिर से वही चीज़ दिया हुआ है। क्वेश्चन था 2a बराबर π/3, तो यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा डिवाइड में, मतलब कि π/6 हो जाएगा। अब पाई का मतलब अभी तुरंत हम लोग देखे थे 180 होता है, तो 180/6, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और निकालना था हम लोग को साइन a, मतलब कि साइन 30, और ये होता है हाफ, तो 1/2 सही था आप लोगों का। अभी तक में 10 क्वेश्चन सही हुआ है सबका। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या होता है? समरूप, सर्वांगसम, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। समरूप। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले ही आया था। इसमें ध्यान रखिएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, कभी भी सर्वांगसम नहीं लगा दीजिएगा, है ना। बहुत लोग दोनों लगा देते हैं, ए बी दोनों, ये समरूप होता है, ठीक है। चाहे आपका
समबाहु त्रिभुज हो या वर्ग हो या वृत्त हो, ठीक है, ये सब आपस में, तो आपस मतलब कि सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं और सभी वृत्त भी आपस में समरूप होते हैं, है ना। क्योंकि इसका सारा कोण क्या होता है 60 का होता है और सब भुजा बराबर होता है सारा है ना। इसका भी सारा कोण 90 डिग्री होता है और सारा भुजा बराबर होता है, और वृत्त में तो सिर्फ रेडियस ही होता है, ठीक है, समरूप होना ही है, तो इसका हो गया समरूप। अगला 6 और 10 की कोटि है 10 10 10 बिल्कुल। कोटि बोलेगा तो इधर वाला, भुज बोलेगा तो पहला वाला 10। अगला इस एपी में बोल रहा है कौन सा पद 109 है, तो ये निकालना पड़ेगा, है ना। 4 9 14 19, 4 सर 9 52 14 19 का कौन सा पद 109 था ना, आई थिंक 109 52 12 है, 12 ऑप्शन में है, ऑप्शन 22 सर 22 22 22, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 4 4, डी का वैल्यू क्या है 5 है, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, और ये 109 क्या है एन एन है, कंफ्यूज नहीं करना है, ये एन है ना। अगर ये एन होगा तो यहाँ लास्ट में आपको वहां दिख जाएगा, तो एन हो गया इतना, एन निकालना ही है, हालांकि इसमें तो एन ही निकालना था, तो कंफ्यूज होने का बात ही नहीं था। तो फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 109, ए का वैल्यू आ गया 4 एन माइनस 1 और डी हो गया 5, तो ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा 105, फिर ये आएगा डिवाइड में आपका, तो 21 बार में कट जाएगा, और फिर माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा 22। तो यहाँ ध्यान रखिएगा इस माइनस को उधर लेके जाइएगा, कभी कभी 21 में ही जल्दीबाजी में आंसर दे दिया जाता है, -1 को उधर भेजना है, तो 22 आएगा, बिल्कुल सही था 22। अगला एक पासा फेंकने पर 2 अंकों वाली सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा 0 0 बिल्कुल, क्योंकि जब एक पासा फेंक रहे हैं तो उसमें तो 1 से लेकर के 6 तक ही है, 2 अंक का कोई संख्या है ही नहीं, है ना, तो सम विषम का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो 0 हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या ना होकर के अगर होता कि एक पासा फेंकने पर सम संख्या होने की प्रायिकता, तो आंसर क्या होता 1/2 1/2, बिल्कुल 3/6 होगा, कट के आ जाएगा 1/2। अगला एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका आयतन बताना है, आंसर पाई के टर्म में ही है। तो सबसे पहले तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है 1/3 πr²h। बिल्कुल, तो एक शंकु दिया हुआ है, इसका व्यास है 10, ऊंचाई 12, व्यास है 10, ऊंचाई है 12, निकालना है वॉल्यूम 1/3 πr²h। तो चूंकि मेरा सारा ऑप्शन पाई में ही है तो इसको पाई ही रहने देंगे, पाई का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन अगर देखिएगा यहाँ पर तो सब का सब क्या है पाई में है। अब आर की जगह पर कितना आएगा 5 गुना 5 बिल्कुल 5 गुना 5, और हाइट है आपका 12, तो सॉल्व करेंगे तो 3 से ये 4 बार में
तो 25 25 चौके 100 100 पाई 100 पाई। सेंटीमीटर। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, इस यूनिट पे भी मार्क्स होता है, ठीक है। अगर ये यूनिट आप गलत लिखते हैं या नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कटने का चांसेस होता है, हाफ मार्क्स। इसलिए लास्ट में यूनिट जरूर दीजिएगा। जब भी आयतन निकालिएगा, अगर आयतन निकालिएगा किसी भी चीज़ का, तो उसका आंसर क्यूब में ही होगा, है ना। सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर होगा मीटर क्यूब। और जब क्षेत्रफल निकालिएगा, क्षेत्रफल में चाहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी भी तरह का क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसमें स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, है ना, इस तरह से। और जब किसी चीज़ का मूल्य निकालना होगा तो मूल्य तो ऑब्वियस है, ये तो रुपया में ही होगा, है ना। और जब किसी चीज़ का अनुपात आएगा, मान ले अनुपात आया, तो अनुपात में कोई भी नहीं होता है, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं रहेगा, सिंपल नंबर रहेगा 10 15 20। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर क्या लगना है। अच्छा, एक चीज़ और छूट गया, परिमाप। अगर किसी चीज़ का परिमाप निकालेंगे या ऊंचाई निकालेंगे या कोई भुजा निकालेंगे तो ये सब सिंपल में होगा, मतलब एक डायमेंशन में होगा, सेंटीमीटर या मीटर, इस तरह से। कहीं पर आप लोगों सर अगर स्क्वायर लगा दिया तो गलत हो जाएगा फिर? हाँ, गलत हो जाएगा ना। सबका बस डायमेंशन पर आपको काम करना है। देखिए आयतन में क्यों क्यूब होता है, क्योंकि इसका डायमेंशन जो है ना, इसका 3 विमा होता है। आयतन में किसी चीज के जब निकालते हैं, आयतन यहीं पर देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में यहाँ पर 2 बार आर है, 1 बार एच है, तो 3 टाइम्स आया ना, इसीलिए क्यूब में हो जाता है। और क्षेत्रफल, जैसे अगर शंकु का क्षेत्रफल ही निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद हो तो क्या होता है, पाई आर एल। तो एक इसमें आएगा सेंटीमीटर, एक इसमें सेंटीमीटर आएगा, तो क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो ये स्क्वायर में आता है, यही रीजन है। तो अभी हम लोग का आंसर आ गया था, फिर से गायब हो गया। 100 पाई 0928 5965। ये आ गया था 400 आया था, अरे 100 आया था ना। नहीं सर 100। चलिए कोई बात नहीं, एक गलत हो गया। अगला दिया हुआ है सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर -3 का कटान बिंदु क्या है। ये दोनों कहाँ काटेगा एक दूसरे को? 2 -3 2 -3 सिंपली दे ही दिया है कि x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -3 है ना। अच्छा, इन दोनों रेखाओं से हल कितना निकलेगा, एक हल, अनेक हल या कोई हल नहीं? एक हल। एक हल पक्का? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं? देखिए तुरंत दूसरा आंसर आ जाता है जैसे ही पक्का हम बोलेंगे। इसका एक हल वाला ही आंसर सही था। देखिए अभी मेरे पास था क्वेश्चन कि x बराबर 2 और y बराबर -3, शायद ऐसा ही था। तो यहाँ पर अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा तो मान लेते हैं यहाँ अगर 2 है, 1 और 2, तो ये हो गया मेरा x बराबर 2, ये लाइन हुआ x बराबर 2 का, क्योंकि यहाँ सब में x का मान 2 ही है। फिर y बराबर -3 है तो कहीं नीचे में आएगा, यहाँ -3 है। तो देखिए ये जो दोनों लाइन था, दोनों लाइन कट रहा है एक दूसरे को। यस सर। और यस सर। जब कोई लाइन एक बार कट करता है तो उसका कितना सॉल्यूशन होता है? एक हल होता है, प्रतिच्छेदी में एक हल होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये होता कि x बराबर 2 और x बराबर 4 ये दे दिया और अब बोलेगा इसका कितना हल होगा, तो कितना होगा? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इसमें पैरेलल लाइन निकल जाएगा, है ना। एक तो यहाँ पर 3 4, एक लाइन ऐसे निकला, एक लाइन ऐसे निकला, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा,
तो इसलिए यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। अच्छा, फिलहाल जो भी हम लोग के पास क्वेश्चन था वो था इसका हल क्या होगा। तो इसका हल यहाँ पर कटा था 1 2 और y का वैल्यू था -3, इसलिए 2 और -3 था इसका आंसर। फिर से ये गायब हुआ, फिर जाना पड़ेगा। दो और -3 कहाँ था, यहाँ है। नेक्स्ट, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दिखाता है। प्राकृत संख्या, वास्तविक, परिमेय या अपरिमेय। एक वास्तविक। वास्तविक संख्या, बहुत अच्छे। कोई भी संख्या एक वास्तविक संख्या दिखाता है, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। दो संख्याओं का मौसौ लौसौ दिया हुआ है, मतलब मौसौ मतलब होता है आपका HCF, लौसौ मतलब LCM, और एक संख्या भी दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकालना है। क्या होगा, सॉल्व करना होगा इसको। तो 145 और 2175, 145 और 2175 ये था, और 725, 725। फार्मूला क्या होता है, HCF LCM और दोनों नंबर में रिलेशन। A into B is equals to SCF into LCM। बिल्कुल, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। तो यही B हम लोग को निकालना है, तो ये कूद के इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो 145, 2175 और 725, तो किससे कट कर लें, 5 सही का देखते हैं, या 7 से डायरेक्ट कट रहा है। देखिए यहाँ से 7 तिया 21 और 25 तिया 75, ये डायरेक्ट 3 बार में कट रहा है। तो 5 तिया 15 और 14 तिया 42 1 43, तो बी का वैल्यू आ गया 435, ऑप्शन में था है। अगला क्वेश्चन है, उस वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा जिसकी परिधि 44 है, ये बताना है। वृत्त का परिधि दिया हुआ है, निकालना है आपको चतुर्थांश का परिमाप। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। चलिए पहले ये बताइए कि वृत्त का परिमाप होता क्या है। क्या होता है फॉर्मूला वृत्त के परिमाप का, नहीं याद है किसी को। सर बता दो। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ये दिया हुआ है 44, तो 2 गुना 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, ये r बराबर 44। तो r इज इक्वल टू, पहले यहाँ से r निकाल लेंगे, 7 जाएगा गुने में और 2 और 22 आ जाएगा डिवाइड में। इसको सॉल्व कर लीजिए, 22 से 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 7। अब मेन चीज जो पूछा है वो है, निकालना है हमको चतुर्थांश का परिमाप। चतुर्थांश का परिमाप, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, वृत्त का चौथा हिस्सा, है ना। अगर मान लेते हैं ये वृत्त है, तो वृत्त का 1/4 हिस्सा हम लोग को निकालना है ना। ये तो अगर चतुर्थांश का हम फिगर बनाएं
तो ये कुछ इस तरह से दिखे। हाँ बोलिए। जो 44 दे रखा है वो तो वृत्त का परिधि दे रखी है ना। हाँ, परिधि या परिमाप एक ही बात होता है। ये जो लाइन है इसी को कहते हैं हम लोग 44। अब निकालना है इसको हम लोग को, ये वाला है ना, यही है चतुर्थांश का परिमाप। ये यहाँ से यहाँ तक और ये वाला। तो पहले ये डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। ये डिस्टेंस क्या है, तो वृत्त का परिधि होता है आपका 2πr और उसका ये चौथा हिस्सा है, तो 4 से अपॉन डिवाइड 4। कर दिए। और साथ में एक इधर से डायमीटर है, मतलब ये रेडियस है, और इधर से भी एक 2r। रेडियस है 2r। इसी तरह से हम लोग अर्धवृत्त में भी करते हैं। आप सबका वैल्यू बैठा लीजिए, यहाँ से तो कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2 पाई का जगह पर हो गया 22/7 और r का वैल्यू भी था 7 प्लस यहाँ पर भी 2 गुना 7, तो 2 से 11, 7 7 से से 7। 7, तो यहाँ हो गया 14, यहाँ हो गया 11 और ये हो गया कितना 25। फिर गायब हुआ नहीं हुआ है, तो 25 ऑप्शन में दिख तो रहा है। इसी तरह से अगर अर्धवृत्त कहता ना, तो हम लोग क्या करते, 2πr में 2 से भाग देके और 2r जोड़ देते। चलिए अब इसमें आते हैं, के किस मान के लिए मूल वास्तविक और असमान है। आधा पड़ाव हम लोग पार कर गए हैं आधे घंटे में, फिर ज़्यादा टाइम हो गया ना। इसका आंसर क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान है। चार बड़ा होगा कैसे। 4 बड़ा होगा कैसे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बी सी और डी। बी। बी 4 बड़ा होगा, बड़ा है इस वाले में ए में, और इस वाले में के का वैल्यू 4 से छोटा है। चलिए देख लेते हैं, 4 से छोटा वाला। 4 छोटा वाला से बी, kx² + 4x + 1। 4 के बराबर। बराबर कैसे आएगा, वास्तविक असमान है, या तो छोटा या तो बड़ा आएगा। क्वेश्चन था kx² 4x + 1, kx² 4x + 1। देखिए दिया हुआ है कि जो मूल है ना आपका वो वास्तविक है और असमान है, ठीक है ना। तो वास्तविक और असमान होने का मतलब क्या हुआ कि जो डी का वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, ये होता है। तो जब भी आंसर आएगा मेरा या तो लेस देन या ग्रेटर देन वाला ही आंसर होगा, इक्वल वाला नहीं होगा। तो अब डी का वैल्यू हम लोग जानते ही है, ये होता है b² - 4ac, है ना। अब b का वैल्यू बैठाइए तो 4 का स्क्वायर होगा, 16 हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर a की जगह पर k है और c की जगह पर 1 है। अब बस इसको सॉल्व करके k का वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया 16, या 4k को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, फिर ये 4 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 4 से छोटा हो गया k का वैल्यू, है ना। चाहे ऐसे लिखे या ऐसे भी लिख सकते हैं, k का वैल्यू 4 से छोटा, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी दिखे वो हो जाएगा आंसर। तो k का वैल्यू 4 से छोटा, इतना बार जो है ना k का वैल्यू 4 से छोटा, कौन सा ऑप्शन में है, इसमें है ना यस सर। बी। अगला क्वेश्चन, आधा हो गया 20 क्वेश्चन।
और 20 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, ज़्यादा लेट होगा तो फिर बीच में बंद कर देंगे। 10 का वैल्यू दिया हुआ है, साइन का निकालना है। कितना होगा? 5/√26। 5/√26। तो 10 का फॉर्मूला होता है P/B और साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो ऊपर में तो 5 ही आएगा, ये तो कन्फर्म है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और साइन वाले में भी ऊपर में 5 ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऊपर में 5, तो आंसर सही होगा। और √26 भी बटे में आएगा, चूँकि 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट लीजिएगा तो h का वैल्यू आ जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। ठीक। इसका बहुलक, ये तो खैर बहुत ज़्यादा आसान दे दिए थे। फटाक से बता दीजिए क्या होगा। सर एक बार इसको बता दो, इस क्वेश्चन को एक बार और। इसको बहुलक वाला, यस सर। बहुलक वाला वो होता है जो बहुत बार आता है। इसमें से कौन सा बहुत बार आया हुआ है? 2। 2, तो 2 आंसर। देखिए, जब आपके पास नंबर में दिया रहे ना, जैसे कि मान लेते हैं दिया हुआ है मेरे पास 2 3 4 5 7 2, है ना, कुछ संख्या दिया हुआ है। इसका निकालने दिया माध्य, तो माध्य में आपको पता ही है, सबको जोड़ देते हैं और जितना संख्या होता है उसे डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे, ये जो आंसर आएगा वही माध्य देगा आपको। फिर अगर निकालने देता है इसी में बहुलक, तो बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आता है, जो सबसे ज़्यादा बार दिखे। तो 2 को हम 2 बार लिए हुए हैं यहाँ पर, तो बहुलक हो जाएगा 2। और तीसरा होता है माध्यक। माध्यक में क्या होता है कि पहले इसको आपको अरेंज करना होगा, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। ठीक है, तो इसको हम अरेंज अगर करेंगे तो पहले 2 आएगा, फिर 2, फिर 3 4 5 और 7। इसके बाद क्या कीजिएगा, सिंपली दोनों तरफ से एक एक नंबर काटते जाइए। इधर से भी एक, इधर से भी एक, इधर से भी एक, इधर से भी एक। और अगर बीच में एक संख्या आया तो आंसर वही हो जाएगा, और अगर बीच में 2 संख्या बच जा रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगर इसी मान लेते हैं सिर्फ 3 बचता, जैसे मान लेते हैं अगर क्वेश्चन ऐसा होता 2 2 3 5 7, 4 होता ही नहीं, तो एक एक संख्या कटता दोनों साइड से और एक बच जाता, यही आंसर हो जाता माध्यक 3। यस सर। अगला, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह 120। 120। 120। क्या होता है फॉर्मूला वर्ग चिन्ह का? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन। ठीक है, और एक होता है हाइट। हाइट क्या होता है? जो आई रहता है, अगर मेरे पास दिया रहे 120 और 130, तो इसमें एच क्या होता है? एच या आई भी बोलते हैं हम लोग, क्या होता 10। है? 10 इन 10। बीच, इनके बीच की डिस्टेंस। हाँ, इसका बीच का जो है डिफरेंस जो होता है वही होता है एच या आई। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया था। इसमें ए ओ बी मतलब सेंटर पे जो एंगल दिया हुआ है वो है 115। निकालना है ए 65। पी बी। कितना होगा? 65। 65। चलिए, आंसर तो 65 ही होगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में हमको बहुत कुछ बताना है। थोड़ा ले ले साइड में। तो एक सर्किल दिया हुआ है हम लोग के पास, 2 टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। ये हो गया अपना सेंटर, और ये था कोई सा भी एंगल एक, ये दिया हुआ था 115, और इसका वैल्यू हम लोग को निकालना था। तो दोनों का सम क्या होता है? 180। 180। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 65। फिर दूसरा हमको ये बताना था इसमें कि अगर
ये एंगल निकालने के लिए दे तो कितना होगा? सर 65 ही होगा। 65 नहीं, 65 नहीं होगा। 15। 115 तो भी नहीं होगा। देखिए, क्लास 9th में आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि सेंटर पर जितना भी एंगल बनता है ना, उसका जस्ट हाफ बनता है परिधि पर। अगर यहाँ बनेगा 2x तो यहाँ बनेगा x, है ना। अगर सेंटर पर बनेगा, मान लेते हैं 60 का एंगल, तो परिधि पर कितना बनेगा? 30। 30। तो यहाँ अगर 115 बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा? 57.5। ठीक, उसका आधा हो जाएगा, जो भी आ जाए। तो अगर मान लो ये अगर y है, सपोज करते हैं ये अगर y था, तो y का वैल्यू हो जाएगा 115/2, और ये हो गया 57.5। फिर इसी में एक क्वेश्चन और, अगर हम इसको मैच कर दें, ठीक है, और ये वाला एंगल पूछे, तो अब बताइए ये कितना होगा? ये एंगल अगर थीटा है तो बताना है थीटा का वैल्यू क्या होगा। सर बता दो जरा एक बार ये वाला। जरूर। देखिए, इस केस में क्या होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये दोनों है आपका त्रिज्या, और त्रिज्या होता है बराबर। तो अगर त्रिज्या बराबर है तो ये वाला जो एंगल है और इधर जो एंगल है दोनों बराबर होगा। तो एक अगर थीटा दिया हुआ है तो दूसरा भी थीटा हो जाएगा, और सेंटर पर का एंगल पता है ये 115। तो त्रिभुज के तीनों कोनों आ गया मेरा, और तीनों कोनों की 180 होता है। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 115 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 65 आ जाएगा, और थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 65/2। ठीक है, तो 32.5 डिग्री। अच्छा, एक और रह गया लास्ट, ये वाला एंगल पूछता तो क्या होता? 32.5 में से 90 में से 32.5 घटा देंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये टोटल होता है मेरा 90, यहाँ तक का पता चल गया है, तो बाकी निकालने के लिए 90 में से हम लोग माइनस कर लेंगे, जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक, अब आते हैं फिर से हम लोग अपने इस वाले का 65 आ गया था। तो क्वेश्चन एक है, उसके साथ साथ ढेर सारे जो भी टॉपिक हो सकता है रिलेटेड हम करवाते जा रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा हम छेक लेगा सिलेबस। दो अप्रतिच्छेदी वृत्तों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा? 4। 4। पक्का? यस सर। ठीक, बिल्कुल सही है। तो दो अप्रतिच्छेदी वृत्त मतलब वैसा वृत्त जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, मतलब कि इस तरह का है। तो अगर वृत्त अप्रतिच्छेदी है तो इसमें 4 स्पर्श रेखा हो जाएगा, जो कि उभयनिष्ठ होगा। एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, हालांकि टच नहीं कर पाया, इसमें थोड़ा सा लाइन खींचने में दिक्कत होता है हमको। 2 हो गया, 3, और ये 4। ठीक है, और यही अगर प्रतिच्छेदी होता तो कितना होता? 2। 2 प्रतिच्छेदी, और अगर स्पर्श करता है एक दूसरे को तो 3। 3 हो जाता, बिल्कुल। एक बीच से भी चला जाता, बाकी 2 है ही, 3 जब स्पर्श करेगा तो। और बाद बाकी केस आएगा नहीं, है ना, कि अगर सर्कल के अंदर टच कर रहा है तो 1। 1, और अगर संकेंद्रीय वृत्त होगा तो 0। 0। ये था
अंदर से स्पर्श, या अगर इसको ऐसा लिखिए ज़्यादा अच्छा लगेगा, अंतः स्पर्शी। और ये हो गया संकेंद्रीय। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है कि अगर दो वृत्त का केंद्र एक ही हो, है ना, संकेंद्रीय कहते हैं। इस केस में एक भी उभयनिष्ठ रेखा नहीं होगी, है ना, इसमें एक हो गया था। इसका आंसर 4 आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 26, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा? एक होगा। जब भी अभाज्य संख्या आएगा तो कुछ कॉमन तो होगा नहीं, तो हमेशा मौसम क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। और अगर लॉसो पूछता तो क्या होता? नहीं, दो अभाज्य संख्या नहीं का मौसम, अगर मौसम बोलेगा HCF तो ये एक होगा क्योंकि कोई कॉमन नहीं होगा। लेकिन अगर इनका लॉसो पूछ दे LCM तो इसमें हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल। ठीक है, अगर एग्जाम में आप भूल जाते हैं तो कोई एग्जाम्पल अपने मन से आप ले सकते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं हम दो अभाज्य संख्या हम ले लिए, एक ले लेते हैं 3 और एक लेते हैं 5। तो इसका जब निकालेंगे HCF तो ये आएगा 1, देखिए 1 आया भी है ना। और जब LCM निकालिएगा 15, तो 15 आएगा, और 15 का मतलब हो गया इन दोनों का गुना। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि दोनों का दोनों अभाज्य होना चाहिए, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। x माइनस ए fx का गुणनखंड है तो fa क्या होगा? सर ये वाला समझा देना। ठीक, कोई तुक्का लगाइएगा। सर 1, 1 1 a आंसर, एक आंसर होगा वैसे इसका 0। देखिए मेरे पास दिया हुआ है कि FA निकालना था कि FA का वैल्यू क्या होगा, और ये दिया हुआ था कि fx का जो गुणनखंड है वो x माइनस ए है ना, x माइनस ए fx का गुणनखंड है। देखिए जब भी किसी का कोई गुणनखंड होता है ना वो उसको सेटिस्फाई करता है। जैसे एग्जांपल लेके पहले हम बता दें आपको, x² प्लस 5x प्लस 6, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा -2 और एक आएगा -3, है ना, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक, तो जब इस वाले इक्वेशन को हम x प्लस 2 से भाग देंगे तो इस वाले इक्वेशन में तो आंसर आ जाएगा आपका, मतलब कि अगर ये मान लेते हैं जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर हम 2 रख दें -2 तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रखिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, या अगर जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रखिएगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो सेम उसी तरह से अगर x माइनस ए fx का गुणनखंड होगा तो x माइनस ए से अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालें तो x बराबर मिलेगा +a, और जब +a का वैल्यू रखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ a रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये थ्योरम है, इसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी का गुणनखंड होता है तो उसको वहाँ अगर रख देते हैं ना तो आंसर हमेशा 0 आता है। निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है? देखिए जरा। सर हरा वाला। हरा वाला, बात तो सही है। डी कितना है इसमें? +4 +4 या -4? प्लस
नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है? नहीं सर, माइनस से माइनस। देखिए नंबर घट रहा है, तो नंबर घट रहा है इसका मतलब डी निगेटिव रहा होगा, है ना। या दूसरा तरीका, आप -4 में से -0 माइनस कीजिएगा, तो पहले -4 आएगा ना, इसलिए डी का वैल्यू निगेटिव में आएगा, -4 आएगा, है ना। दोनों तरीका है पहचानने का। पहला तरीका कि नंबर घट रहा है तो डी माइनस में ही होगा, और दूसरा तरीका घटा के भी निकालिएगा, A2 - A1 तो भी निगेटिव में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू निकालना है, फिगर भी आएगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये भी स्कूल में बताए थे, इसे बहुत सारा प्रैक्टिस किए थे हम लोग। 16। 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, P से C तक 6 आ जाएगा, इसका वैल्यू 6 आ गया। फिर इस साइड आते हैं हम लोग, ये BR है 10, तो BQ भी 10 होगा, क्योंकि अगर बाहर से हम लोग स्पर्श रेखा डालते हैं उसका लंबाई बराबर होता है, तो ये अगर 10 हुआ तो ये भी कितना हो गया, 10। 10, और टोटल है 20, तो AQ कितना होगा, 10। ये भी 10 हो जाएगा। तो ये अगर 10 है तो AP भी 10, फिर इधर ये 6 था तो ये भी 6, और 10 और 6 16। ये समझ में आया या अलग से बताएं? नो सर, सर पता है। ठीक, 16 हो गया। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सा है, कौन सा है, 0, 1, 2 या 4? 4 है, बिल्कुल। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, द्विघात समीकरण क्या होगा, x² -5x +6 और -5x, बिल्कुल सही। x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहले होता है शून्यकों का योगफल आपका निगेटिव में, अब फिर करते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल। 0 और 50 के बीच कितना विषम संख्या है, 25। 25, जस्ट आधा कर लेना है, कुछ था नहीं। ए का वैल्यू बताना है, कितना होगा, अगर √3 10a -3 बराबर 0 है तो 60। 60। तो सबसे पहले हम लोग 3 को उस साइड भेजेंगे तो +3 जाएगा, फिर √3 आएगा डिवाइड में, तो कट के आपका रेशनलाइज कीजिएगा तो √3 आ जाएगा। तो 10a बराबर अगर √3 है तो √3 वैल्यू होता है 60 पर, बिल्कुल सही था, तो 60 हो जाएगा आंसर। लास्ट 6 क्वेश्चन और है, लगभग 1 घंटा हो गया, कर ही लेंगे, 6 क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। मीनार की ऊंचाई 15 दिया हुआ है, उन्नयन कोण 60 दिया हुआ है, तो छाया बताना है, ठीक है। 15/√3। 15/√3, 15/√3 तो किसी में नहीं है ऑप्शन में, 15√3। 15√3। चलिए एक बार देख भी लेते हैं, ऊंचाई 60 और उन्नयन कोण 60, ऊंचाई 15। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपको बहुत सारा मिलेगा देखने के लिए। सर 5√3 रैशनलाइज करने और 5√3। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ अपना सूर्य है, तो उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 और ऊंचाई दिया हुआ है 15, और यहाँ छाया बना हुआ है ना, इसी का लंबाई निकालना है। तो 60 के सामने जो भी रहता है, अगर ये अगर 60 है तो ये 30 रहा होगा, तो 30 के सामने क्या हो जाता है, 15/√3। 15/√3 हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 से गुना और √3 से भाग, तो ये 3 हो गया, 3 × 5 = 15, 5√3। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी है कि हम लोग के पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये 15, ये 60, और ये निकालना है, तो इन दोनों में रिलेशन किस में होता है, साइन, कॉस या टेन में, tan 60 = 15/x। बिल्कुल, tan 60 = 15/x, तो tan 60 हो गया आपका √3, 15/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये इधर जाएगा,
√3 नीचे आ जाएगा, तो सेम मिल गया आपको यही चीज़। तो 5√3 रेशनलाइज करने के बाद, तो एग्जाम में जल्दी जल्दी आंसर नहीं मार दीजिएगा। वो 15√3 था, अपॉन में नहीं था। बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr/h। 2πr/h। और आयतन क्या होता है? आयतन πr²h। πr²h। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल? 2πr ब्रैकेट में r+h। चलिए सारा सही था, लेकिन कुछ ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ सुनने पे ध्यान दिए हुए हैं। बोलिए, सही या गलत कुछ भी हो सब चलेगा, क्योंकि बोलने से ही फिर आप सीखिएगा। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, DE और BE पैरेलल है, AD बाय DB दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, CE का वैल्यू निकालना है। तो बिना फिगर बनाए कोई उपाय नहीं है, तो पहले हम फिगर बनाते हैं। कौन सा प्रमेय है यहाँ पर? क्या लग रहा है, कौन सा प्रमेय रहेगा? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय। तो एक त्रिभुज था ABC, दिया हुआ है ये और ये लाइन पैरेलल है, ADE। अब जरा देख लिए क्या दिया हुआ है, AD बाय DB 3/5, AD बाय DB 3/5 है, और AE है आपका 4.8, ये है 4.8, निकालना है इसको, इसी निकालना था ना, CE। हाँ, एग्जाम में जरूर ये ध्यान दे दीजिएगा कि क्या निकालना है। कभी कभी क्या करता है ना, इस तरह से दे देगा और पूछेगा कि AC क्या है, तो तो जनरली क्या होता है कि बहुत लोग जल्दी जल्दी में यहाँ पर इसमें EC निकाल के या CE निकाल के और आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन को जरूर ध्यान दे दीजिएगा कि पूरा साइड पूछा है या सिर्फ नीचे वाला। तो थेल्स थ्योरम हम लोग लगाएंगे। थेल्स थ्योरम हम लोग जानते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो भुजा भी समानुपाती होगी। तो 3/5 बराबर 4.8 अपॉन में x। तो इसको फिर सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x बराबर 4.8 अपॉन में 3, ये हो गया 5। तो अब काट छांट कर लेते हैं, ये 2 बार में, ये 16 बार में और ये 8 बार में, तो 8 आ गया, बिल्कुल 8 ऑप्शन में दिख रहा है। 3 क्वेश्चन और है, छोटा छोटा हो। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, इसमें दिया हुआ है कि आपका वृत्त का जो त्रिज्या है 4 है, तो इसके अंदर जो वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा पता है? ये देखिए आसान 16 है, और बता दे। बता रहे हैं। क्वेश्चन एग्जाम में दोनों तरह से आ सकता है, वृत्त के अंदर वर्ग दे सकता है या वर्ग के अंदर वृत्त दे सकता है। तो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन है, वृत्त के अंदर वर्ग है। क्वेश्चन में दिया हुआ था वृत्त की त्रिज्या, आई थिंक दिया हुआ था 5 था, 4 था, 4। त्रिज्या दिया हुआ था 4 और निकालना है हम लोग को क्षेत्रफल स्क्वायर का, है ना, अंदर जो वर्ग बना हुआ है। तो अगर वर्ग का भुजा पता चल जाए तो काम बन जाए, ठीक है। या वर्ग का क्षेत्रफल का 2 फॉर्मूला होता है, एक तो होता है आपको पता ही होगा A² और एक और होता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, ठीक है। 2 फॉर्मूला होता है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ अगर क्वेश्चन में हम लोग बात करें तो दिया हुआ है रेडियस जो है वो है 4, तो यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, इधर भी यहाँ से यहाँ तक 4 होगा। तो देखिए, तो वर्ग का डायमीटर आ गया क्या, सॉरी वर्ग का डायगोनल विकर्ण, 10 आ गया। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर, 64। तो हाफ इंटू 8 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 64 या 32, अरे सर 8 का स्क्वायर बोल रहा था, 64। अच्छा, तो ये हो जाएगा 32।
अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से जो बन सकता है कि इसके बाहर वर्ग दे सकता है। बोलेगा एक सर्किल है, उसके बाहर वर्ग बन रहा है और सर्किल का रेडियस फिर से 4 दिया हुआ है। अब बताइए जरा क्या होगा आंसर। फिर से वही बताना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसका भी बता दें हम। यहाँ से अगर देखिएगा इस बार, तो कुछ इस तरह से हम डायगोनल खींच रहे हैं। ये 4, ये भी 4, तो इसका मतलब वर्ग का, अगर ये पूरा 4 है तो ये भी पूरा 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। और एक बार वर्ग का भुजा पता चल गया तो ए स्क्वायर इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, मतलब कि 64 हो जाएगा इस केस में आंसर। तो दोनों केस आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्ग के अंदर अगर होगा या वर्ग के बाहर होगा तो किस तरह से फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बस आराम से त्रिज्या मिला दीजिए, काम बन जाएगा। तो यहाँ आ गया था 32। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दो वृत्त की परिधि का अनुपात इतना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। ठीक है, परिधि का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपन पाई आर स्क्वायर इज 4/5। देखिए इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पहले बहुत सारा रहता था, अब तो एक एक्सरसाइज आपका उधर कम कर दिया है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और ये बहुत आसान होता है। जब भी आपको परिधि दिया हुआ है इसका मतलब आपको बस विमा खोजना है। परिधि मतलब हो गया आपको एक विमा दिया हुआ है, और क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल में दो विमा होता है, मतलब स्क्वायर होता है। तो बस आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 16, 5 का स्क्वायर 25। 25, बस इतना ही आंसर हो जाएगा, 16:25, है ना। जैसे इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें बना के, कह देगा कि दो त्रिज्या, दो क्या ले ले, गोला, दो गोले के त्रिज्या का अनुपात बोलेगा कि 4:5 है, तो बताइए उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्या होगा। 16/25। 16:25 बिल्कुल। इसी में बोलता है गोला का आयतन का अनुपात निकालिए, तो आंसर कितना होता है। जैसे इसमें दो विमा होता है ना, सब कुछ स्क्वायर में होता है, उसी तरह इसमें सब कुछ क्या होता है, सर 64/125। बिल्कुल क्यूब कर देंगे इसका, 64/125। इसका उल्टा भी एग्जाम में पूछ सकता है, कह देगा कि क्या ले ले, अर्धगोला ले लेते आयतन हैं। हाँ, अर्धगोला, दो अर्धगोला के आयतन का अनुपात आपको दे दिया जाएगा कि आयतन का अनुपात है 213/313। 8/25। तो बताइए जरा कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। 2/5। 2:5 बिल्कुल। तो चूंकि हम लोग को त्रिज्या से जब आयतन में आए तो क्यूब करना पड़ा, है ना, घन करना पड़ा, और इसका उल्टा जब हम लोग करेंगे तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो इधर से इधर आने में इसका क्यूब रूट ले लिए, तो 8 का 2 और 125 का 5। और यही अगर क्षेत्रफल का कहता तो आंसर क्या होता, 4/25। 4/25। पहले त्रिज्या निकालेंगे और तब ये निकालेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन ये आ गया था 16:25। ओ नहीं, सेकेंड लास्ट है ये। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी भुजा पूछ रहा है, क्या होता है फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। √3a। समबाहु त्रिभुज
का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। और एक और याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये होता है √3/2 इंटू ए मतलब है आपका क्या कहते हैं उसको, भुजा। क्या? दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। तो फिलहाल हम लोग के पास दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है 9√3। तो इस वाले फार्मूले में इसकी जगह पर लिखेंगे 9√3 और इधर है √3/4 ए स्क्वायर। तो √3 जब उस साइड जाएगा तो √3 से √3 कैंसिल, 4 जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। और यहाँ से ए निकालेंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा, मतलब कि 6, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना गुना होगा? 9 गुना। 2 गुना? अच्छा, 9 गुना। 9 ऑप्शन में कहाँ है? 9 ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए देखते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जैसे रेशियो वाला था वैसे ये था, रेशियो वाला या ये इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा। ऊंचाई और त्रिज्या, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था कि शंकु का जो ऊंचाई था और जो त्रिज्या था दोनों को 3 गुना कर दिया, है ना। इसको भी 3 गुना, इसको भी 3 गुना। तो ये क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान होता है। तो पूछ रहा था आयतन, मतलब आयतन कितना गुना होगा, ठीक है। बस सिंपली आपको पता ये करना है कि उसके आयतन का फॉर्मूला में कितना बार h होता है और कितना बार r होता है। तो जरा शंकु का आयतन में बताइए क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो नंबर से आपको कोई मतलब नहीं रखना, जब भी गुना वगैरह वाला क्वेश्चन दे, गुना दे, रेशियो दे, नंबर वगैरह से कोई मतलब, जैसे 1/3 से हमको कोई मतलब नहीं है, पाई से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा वो। तो मान लेते हैं पहले था 1/3 पाई r²h, है ना। और अब क्या कर दिया कि r को कर दिया 3 गुना, तो r की जगह पर क्या आ जाएगा, 3r आ जाएगा। h को भी कर दिया 3 गुना, तो 3h आ जाएगा। इसको जब सॉल्व कर दीजिएगा, ये नया वाला है, तो 1/3 पाई, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पर 3। तो देखिए पहले भी था आपका 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई r²h, ये पहले भी था। एक्स्ट्रा क्या हुआ, ये 9 और गुना 3, तो कितना गुना हो गया? 27 गुना। 27 गुना। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, उसके बाद क्लास एंड करेंगे, कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग, 3 नहीं कटेगा जो ऊपर है, क्या डिवाइड में जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, उससे 3 से एक 3 नहीं कटेगा। नहीं, यहाँ पर पूछ रहा था कितना गुना हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये 9 और 3 को बाहर निकाले, 27 हो गया, बच क्या गया 1/3 पाई r²h, और ये 1/3 पाई r²h किसका आयतन था? पहले वाले शंकु का आयतन, है ना, पुराने शंकु का आयतन। तो यही तो पूछ रहा था कितना गुना हो गया। एक क्वेश्चन और, ऊंचाई को कर दिए हम, एक बेलन है, ठीक है, इस बार बेलन ले रहे हैं, ऊंचाई को कर दिए 2 गुना और त्रिज्या को कर दिए 3 गुना, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन बताना है कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा और दूसरा आयतन कितना गुना हो जाएगा। सर आयतन 18 हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल है ये। कोई सा भी क्षेत्र, कुल हो या वक्र हो, दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप फिलहाल वक्र लेके बनाइए। सर आयतन 18 है आयतन 18 और क्षेत्रफल 16। क्षेत्रफल 16। चलिए देख लेते हैं। तो
अगर क्षेत्रफल का बात करें तो ये होता है 2πr/h। तो नंबर से कोई मतलब होता नहीं है ना। नंबर से हम लोग को कोई मतलब नहीं होता, जो कि ये तो कट फट जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं r है ना। तो r हो गया 2 गुना, तो एक बार 2 हो जाएगा। फिर h भी एक बार होगा गुना, सॉरी r की जगह पर, हाँ r की जगह पर 3 है, 3, और h की जगह पर 2, सब मिला के आपका 6 गुना होगा। ठीक है, 16 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। सर वो 8 समझ लिया था, 3। कोई बात नहीं। फिर आयतन का अगर करेंगे तो आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो पाई से तो कोई मतलब है नहीं हम लोग को। r का बात करें तो r है आपका 3 का स्क्वायर होगा, 3 गुना 3, और h हो गया आपका 2। तो 3 तिया 9 दूनी 18, बिल्कुल सही था। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपका या तो ये रहेगा, या ऊपर जो हम लोग रेशियो वाला देखे थे अनुपात, वो आ सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास संडे का बहुत लंबा हम लोग कर लिए हैं, लगभग 1.5 घंटा हो गया है। ठीक है, कितने लोग आखिरी में टिके हुए हैं? मात्र 2। अच्छा 3 और है, 8 मोर हैव लेफ्ट, बाकी 8 निकल गए हैं, 8 9। चलिए तो क्लास एंड करते हैं हम। ठीक है।